बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट और हो जाइए तैयार अगले आधे घंटे के लिए, क्योंकि ऐसे बाजार में कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पर भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे कि कहां पर फिलहाल मार्केट में दिख रहे हैं अच्छे मौके। तो सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान अमित भुगतानी का। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीना स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। पर अमित, ढेर सारे काउंटर्स पर तो बात करनी ही है, पर फिलहाल बताइए कि मार्केट का मूव आप कैसे देख रहे हैं। देखिए 2 दिन की शानदार तेजी, पर आज जो है निफ्टी 25,000 के ऊपर तो है, पर थोड़ी सी स्लो चाल है। वहीं निफ्टी बैंक में हल्का प्रेशर है। कैसे देख रहे हैं आप? क्या रेंज में कंसोलिडेट करेंगे या फिर कहीं चलने के लिए तैयार हैं? गुड आफ्टरनून। ओवरऑल हम देखिए यहाँ से तो मार्केट का जो मोमेंटम बना है वो भी करंटली पॉजिटिव फ्रंट पे लग रहा है। आज के दिन में हम देखिए तो निफ्टी एंड्स हमें देखने मिल रहा है तो 50 DMA के लेवल का ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है। उसके ऊपर स्टेबिलिटी भी देखने मिल रही है। अभी करंटली जो निफ्टी की रेंज जो बनी हुई 25,000 से 25,200 की रेंज बनी हुई है, जहाँ पे हम देखें तो यहाँ से कॉलराइटर्स की पोजीशन अच्छी खासी बनी हुई है। 25,200 के ऊपर जैसे निफ्टी क्लोजिंग दे देते हैं उसके बाद मैं कहूँगा एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम हमें कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखने मिल सकती है। बट करंट सिनेरियो से मुझे लग रहा है यहाँ से कोई स्पेसिफिक यहाँ से नजरिया नहीं बन रहा है कोई मंदी का। ओवरऑल हम देखें यहाँ से तो मुझे लग रहा है मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव फ्रंट पे रहना चाहिए। और आज के दिन में हमने देखा तो जो मेजर यहाँ से कंट्रीब्यूटर्स हमें देखने मिल रहे हैं यहाँ से मार्केट को सपोर्ट देते हुए, वो IT और FMCG पैक, ये दोनों पैक से हमें देखने मिल रहे हैं। एक अच्छी खासी बाइंग पिछले 2-3 घंटे से बनी हुई है, मुझे लग रहा है उसमें भी एक अच्छी खासी मोमेंटम बन सकती है आने वाले दिनों में भी। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं इंडेक्स स्पेसिफिक फ्रंट पे भी। डाउन साइड में जो हिसाब से निफ्टी का हम सपोर्ट देखे नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए वो है 24,900 का। 24,900 के स्टॉप लॉस के साथ मैं कहूँगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और लॉन्ग की पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। अप साइड में 25,150, 25,200 के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर ये नज़रिया निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए कहीं ना कहीं फिलहाल जो है शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ये राय तो क्लियर कट ज़रूर आती हुई। पर चलिए अब फटाफट अंदाज में आपके सामने वो ढेर सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे नज़ारा टेक से, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जो है वो आ चुका है और इसके चलते नज़ारा टेक पर जो है असर होने की संभावना है। हालांकि कंपनी का क्लैरिफिकेशन भी आया है, पर उससे पहले आपको ये बता दें कि ये जो नया बिल आया है उसमें जो रियल मनी यानी असली पैसे के लेन देन से रिलेटेड जो भी गेम्स हैं उन पर जो है सख्ती बरती जाएगी। साथ ही साथ इन सभी गेम्स के लिए जो प्रमोशन किए जाते थे, जिस तरीके से इनको प्रमोट किया जाता था, उस पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। हालांकि सरकार ने ज़रूर बोला है कि ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए वो काम करते रहेंगे। पर नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इस पर क्यों आज प्रेशर है? तो इनका स्टेक है पोकरबाजी, एक ऐप है जहाँ पर रियल गेम्स, रियल मनी गेम्स होते हैं और उस हिस्सेदारी के चलते जो है यहाँ पर नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ को भी इसका असर हो सकता है। हालांकि कंपनी ने क्लैरिफिकेशन ज़रूर दिया है कि हमारे कंसोलिडेटेड नंबर्स में पार्ट नहीं रखता, पर हाँ क्योंकि पूरे PNL या एसोसिएट कंपनी ज़रूर है हमारी, तो इसके चलते इसका PNL यानी ये जो लॉस करती है कंपनी, इसके चलते हमें इम्पैक्ट ज़रूर होगा। और अभी तक कंपनी ने 800 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए हैं इस पर्टिकुलर फर्म में, तो प्रेशर तो ज़रूर है। और हालांकि खबर कंपनी के लिए नेगेटिव तो है ही और स्टॉक में रिकवरी नहीं है। पर अमित, आप कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पे? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर ज़रूर है और लोग इसमें फंसा हुआ महसूस ज़रूर कर रहे होंगे, पर क्या यहाँ पर निकल जाना सही है? चार्ट स्ट्रक्चर इतना बिगड़ता हुआ दिख रहा है या फिर थोड़ा सा रुक जाना चाहिए? चार्ट्स करंटली हम देखें यहाँ से तो इतने ज़्यादा खराब नहीं लग रहे, बट जो हिसाब से आज के दिन में सेलिंग आते हुए देखने मिले वो हिसाब से लग रहा है और 40-50 पॉइंट की गिरावट एक काउंटर में आते हुए देखने मिल सकते हैं। 1220 से 1225 के रेंज में एक काउंटर आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। वो रेंज से हम देखें यहाँ से जो एक रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि 1220-25 के लेवल पर हम देखें यहाँ से तो एक मंथली सपोर्ट भी बन रहा है, जहाँ से हम देखें यहाँ से जो फिबोनाची एक सपोर्ट भी बनते हुए देखने मिल रहा है। अगर 1220 का लेवल का ब्रेकडाउन आ रहा है तो ही हमें नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग देखने मिल सकता है, वरना कंप्लीट रिकवरी 1220 के लेवल से देखने मिल सकती है। तो नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह नहीं रहेगी। जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है एक बार के लिए पोजीशन हल्की कर सकते हैं और डाउन साइड में जैसे 1230-40 के आसपास आ रहे हैं वो टाइम पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए 1220 का स्टॉप लॉस लगाकर। ऑलराइट, तो 1220 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं नज़ारा टेक। यहाँ पर खबर के दम पर एक्शन भरपूर है।
पर चलिए आगे बढ़ते हैं और फार्मा सेक्टर की आज जो सेहत है वो बिगड़ती हुई दिख रही है और खास तौर से एक नाम लार्ज कैप स्पेस में से औरोबिंदो फार्मा इसको पुल अप करेंगे क्योंकि ये है दूसरा स्टॉक जिस पर आज फोकस है। औरोबिंदो फार्मा के लिए खबर ये आई थी कि ये एक यूरोपियन कंपनी ज़ेंटीवा का अधिग्रहण कर और उनके साथ डील कर जो है ये कंपनी जल्द ही ये डील अनाउंस कर सकती है। कहीं ना कहीं 5 से 5.5 बिलियन डॉलर्स यानी अगर इंडियन रुपीस में देखें तो 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा की ये पूरी डील हो सकती है। और माना ये भी जा रहा था कि भारतीय हेल्थ केयर स्पेस में अब तक की सबसे बड़ी डील हो सकती है अगर औरोबिंदो फार्मा इस डील आगे जाए। कहीं ना कहीं इस साइज को लेकर और यूरोपियन मार्केट में फोकस जरूर थे। हालांकि कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि फिलहाल कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं अनाउंस किया गया है। ये सभी जो खबरें आई हैं उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें और कोई ना कोई अगर ऐसी कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं वो तो ज़रूर बताएंगे। पर हाँ, स्टॉक में प्रेशर ज़रूर है। 5% की गिरावट थी, हल्की रिकवरी ज़रूर आई इस क्लैरिफिकेशन के बाद, पर अभी भी प्रेशर में है। पर अमित, चार्ट्स क्या बयां कर रहे हैं? लगातार फार्मा पे एक वो टैरिफ की तलवार तो लटकी हुई है, पर औरोबिंदो फार्मा इस खबर के बाद और कमजोर हो गया है। डेफिनेटली आज के दिन में हमने देखा तो जो गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद हमने देखा एक वॉल्यूम के साथ सेलिंग ये काउंटर में आते हुए देखने मिल रही है। करंटली जो हिसाब से हम देखें काउंटर मुझे लग रहा है और 20-25 पॉइंट की गिरावट देखने मिल सकती है। 1015 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक काउंटर में बनते हुए देखने मिल रहा है। अगर 1015 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो अच्छी खासी गिरावट वो लेवल के बाद हमें देखने मिल सकती है। सब करंटली यहाँ से रिवर्सल अगर बाइंग भी करना है तो मैं कहूँगा अपसाइड में एक काउंटर जैसे 1065 के ऊपर निकल है उसके ऊपर स्टेबल रहा है तो ही लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे 1065 के ऊपर एक काउंटर स्टेबल हो रहा है उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने मिल सकती है। पर जब तक 1065 के ऊपर एक काउंटर निकल नहीं रहा है तब तक मैं कहूँगा थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। ऑलराइट, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति बनाएं और जो लेवल्स हाईलाइट किए हैं अमित ने उसको ध्यान में ज़रूर रखें। पर आज देखिए टेलीकॉम स्पेस में एक्शन ज़रूर है और ना ही सिर्फ आज बल्कि कल भी काफ़ी एक्शन था, क्योंकि रिलायंस और एयरटेल अब दोनों ने ही अनाउंस कर दिए कि जो उनके 1 GB पर डेटा के प्लान्स थे कहीं ना कहीं अब उसको बंद कर देंगे वो और 1.5 GB वाले प्लान पर शिफ्ट आइडिया, क्योंकि इस खबर तो जी हाँ, एयरटेल और रिलायंस ये दोनों ने ही जो प्लान अनाउंस किए हैं कहीं ना कहीं उम्मीद ये लगाई जा रही है। और अब तक का जो भी हम ट्रेंड देखते आए हैं कि वोडाफोन आइडिया भी अपने कंपेटिटर्स की तरह ही प्राइसिंग रखता है। तो जो 1 GB पर डे वाला प्लान है जो कि मिनिमम प्लान माना जाता है उसको जो है डिसकंटिन्यू करके माफ़ कीजिएगा 1.5 GB पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि अब जो महंगे प्लान्स आएंगे उससे रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा, उससे साथ ही साथ उनका आरपू भी बढ़ेगा, क्योंकि इन तीनों कंपनीज़ को देखें तो सबसे कम एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो वोडाफोन आइडिया का ही है। और थोड़ा सा भी अगर पुश मिलता है तो वोडाफोन आइडिया को ज़्यादा फायदा होगा, बशर्ते रिलायंस और एयरटेल जिनके लिए भी ये खबर पॉजिटिव है। एयरटेल में तो एक्शन है ही, पर अमित 3-3.5% की तेज़ी वोडाफोन आइडिया में, हालांकि परसेंटेज अच्छा लगता है पर अगर रियल टर्म्स में देखने जाए तो मात्र पैसों का ही मूव है। पर आप इसको चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं? चार्ट अभी भी मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। आइडिया का हम देखें यहाँ से तो डाउन ट्रेंड में काउंटर चलते हुए देखने मिल रहा है। ट्रेंड यहाँ से हम देखें अपसाइड में तो जब तक 8 के ऊपर क्लोजिंग नहीं रहे तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हम देखें यहाँ से क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस एक काउंटर बनते हुए देखने अपसाइड में मिल रहे। अपसाइड में जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो जो मेजर एवरेजेस है 50, 100, 200 सबके नीचे चलते हुए देखने मिल रहे हैं। सो मैं कहूँगा अवॉइड करना चाहिए अभी करंट बेसिस के हिसाब से। ये काउंटर अपसाइड में 8 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, वीकली क्लोजिंग 8 के ऊपर आ रहा है, उसके बाद ही लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए आइडिया में। तो ये राय वोडाफोन आइडिया को लेकर। पर चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, पर अमित आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ढेर सारे काउंटर्स पर अभी भी चर्चा करनी है, पर हम जल्द लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ऑलराइट, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में, जहां हम उन तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा कर रहे हैं जिनमें फिलहाल एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लगातार अमित भी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे चर्चा जारी रखते हैं, क्योंकि ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी खबरों के लिहाज से काफ़ी अच्छा एक्शन है। और अमित, इस लिस्ट में
दूसरा स्टॉक जो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है ओला इलेक्ट्रिक। देखिए, हालांकि कंपनी का मार्केट शेयर कई समय से कमज़ोर हो रहा था, पर हाल फिलहाल कंपनी नए लॉन्चेस करती हुई दिख रही है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो कुछ समय पहले एक ब्लॉक डील भी हुई थी। हालांकि 0.3% के ही इक्विटीज़ ने हाथ चेंज किए थे, पर कहीं ना कहीं कंपनी में एक्साइटमेंट लौटता हुआ दिख रहा है। फिलहाल कोई ठोस खबर नहीं है ओला इलेक्ट्रिक पर बात यह है कि कल भी एक अच्छा एक्शन था, आज भी एक अच्छा मूव दिखा रहा है। स्टॉक्स पे आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हो रही है? और इस तरीके का मूव ऐसे स्टॉक में कितना सस्टेनेबल है? अमित, आपको क्या लगता है? ओवरऑल हम देखें यहाँ से तो जो ऑटो स्पेस हम देखें तो कम्प्लीटली ऑटो स्पेस पिछले 3 दिन से अच्छी खासी एक बाइंग में बना हुआ है। ओवरऑल हम देखें यहाँ से तो अपसाइड में 54 का एक ब्रेकआउट लेवल आते हुए देखने मिल रहा है। 54 के ऊपर ओला जैसे ही क्लोजिंग दे रहे थे, एक राउंडिंग फॉर्मेशन का यहाँ से पैटर्न कन्वर्ट होते हुए देखने मिलेगा, जहाँ से और बाइंग बनते हुए देखने मिल सकती है। और पिछले 2 दिन के अंदर हमने देखा तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने मिले। तो मैं कहूँगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 47 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए। 47 का स्टॉप लॉस लगाकर हम देखें तो अपसाइड में 54 का पहला टारगेट रहेगा, और 54 के ऊपर जैसे काउंटर क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ से काउंटर 64 से 68 के रेंज में भी जा सकते हैं। बट जो भी लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए या क्रिएट करनी है तो 47 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर करना चाहिए। ऑलराइट, तो 47 रुपीज़ का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं ओला इलेक्ट्रिक पर आती हुई ये राय। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त चला है आपको ऑप्शन में कमाई की रणनीति बताने का। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन का। तो आज आपको मुनाफे के ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीना स्वदेश पे। बताइए क्या होनी चाहिए आज एफएनओ सेगमेंट यानी ऑप्शन सेगमेंट में खास तौर से रणनीति? जी गुड आफ्टरनून। आज के ऑप्शन सेगमेंट में हम एनटीपीसी रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि 343 के बाद एक अच्छा खासा फ्रेश बाइंग मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है एनटीपीसी में। सो इसको हमें बाय करना है। 340 का कॉल ऑप्शन हमें बाय करके चलना है अराउंड 3.5 रुपीज़ के आसपास, और इसमें जो हमारे टारगेट है वो है 8.5 रुपीज़ के, और 1 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। ओवरऑल लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बनता हुआ नज़र आ रहा है इस स्ट्रेटजी में वो आ रहा है 3750 रुपीज़ का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो देन 7500 का मैक्सिमम रिवॉर्ड रहेगा। ऑलराइट, एनटीपीसी यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं कॉल ऑप्शन के जरिए। इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। और हाँ, काफ़ी समय बाद एनटीपीसी या फिर यूँ कहें कोई पीएसयू बैंकिंग को छोड़ के रेडार पे आया है, जो कि एक अच्छा मूव भी दिखा रहा है। डे हाई पे है ये स्टॉक, और यहाँ पर एफएनओ यानी ऑप्शन के जरिए भी आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज ये कॉल बताने के लिए। पर जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि एफएनओ सेगमेंट में 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज ये नुकसान 1 लाख रुपए का होता है, और साथ ही अन्य चार्जेस भी लगते हैं। तो इसको ध्यान में रख कर ही आप ट्रेड लें अगर आप इसमें ट्रेड ले रहे हैं तो। और चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से स्टॉक्स फटाफट के शो में लौटेंगे, जहां पर तमाम काउंटर्स पर चर्चा कर रहे हैं। और अगला स्टॉक है टाटा स्टील। देखिए अमित, यहाँ पर कोई ठोस खबर तो नहीं है, पर हाँ, मार्केट खुलते ही एक खबर ज़रूर आई थी कि यहाँ पर ब्लॉक डील हुई है। लगभग 2.6 मिलियन शेयर्स यानी आप कह लीजिए 26 लाख शेयर्स जो हैं यहाँ पर हैंड्स इन्होंने चेंज किया है। बट इंटरेस्टिंग ये था कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट आया उसके बाद लगातार ये स्टॉक में एक अच्छी चाल पकड़ी। 160 के ऊपर ये स्टॉक निकलने में कहीं ना कहीं अटकलें फेस कर रहा था। बट इस खबर के बाद जो है एकाएक जिस तरीके का मूव आया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और उससे भी इंटरेस्टिंग ये कि ऐसे बाजार में भी वो मूव सस्टेन्ड है। अभी भी स्टॉक में लगभग 0.25% की तेज़ी है। अमित, आप कैसे देख रहे हैं इसको चार्ट्स पे? क्योंकि टाटा स्टील हाल फिलहाल जो स्टील सेफगार्ड ड्यूटीज़ लगने की खबरें आई, नतीजे जो हैं ठीक ठाक रहे, स्टॉक में बहुत मूवमेंट नहीं था, पर क्या अब चलने के लिए तैयार है? अभी भी हम देखें यहाँ से तो रेजिस्टेंस बहुत अच्छे खासे बने हुए अपसाइड के लेवल्स में। हम देखें यहाँ से तो मेटल स्पेस में जो ही सबसे बाकी सब काउंटर्स में तेजी आती हुई देखने मिले, वैसी तेजी हमें टाटा स्टील में देखने नहीं मिले। क्योंकि काउंटर हम देखें यहाँ से तो अपसाइड में 163, 165, 168 ये 3 रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये काउंटर लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक यहाँ से फ्रेश बाइंग हमें देखने नहीं मिल सकता है, तब तक कंसोलिडेशन फेज में चलते हुए देखने मिलेगा। करंटली जो हिसाब से हम देखें तो वीकली और मंथली
चार्ट के हिसाब से डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का भी जो ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है वो 168 के ऊपर आते हुए देखने मिल रहा है, जहां से हमें फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी और फ्रेश रैली हमें देखने मिल सकती है। बट एक मोमेंटम पिक अगर क्रिएट करना है तो मैं कहूँगा 163 के ऊपर एक काउंटर जैसे निकल रहे हैं उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये चलिए टाटा स्टील को लेकर ये राय, कुछ लेवल्स आपको जो है ध्यान में रखने हैं। पर अमित, इसी के साथ आप भी बताइए कि आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, आपकी आज कहाँ पर हैं कॉल्स? दो रिकमेंडेशन रहेगा। सबसे पहला जो काउंटर है वो है उनो मिंडा में हम देखें यहाँ से तो करंटली इंटर डेली चार्ट पे हम देखें तो एक डोजी पैटर्न का यहाँ से डोजी चार्ट कैंडल स्टिक का एक ब्रेकआउट आते देखने मिल रहा है। साथ ही साथ मंथली चार्ट में हम देखें तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर की पैटर्न का ब्रेकआउट आते देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ हम देखें यहाँ से तो क्वार्टरली चार्ट में फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते देखने मिल रहा है। सो जो हिसाब से हम देखें तो अपसाइड में जो पहला रेजिस्टेंस यहाँ से बनते हुए देखने मिल रहा है 1255 का है। 1255 के ऊपर एक काउंटर जैसे निकल रहा है उसके बाद हम देखें यहाँ से एक रेंज शिफ्टिंग होते देखने मिलेगी जो डायरेक्टली 1350 से 1400 के लेवल तक भी काउंटर जाने के चांसेस बनाता है। तो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। यहाँ से मोमेंटम पिक रहेगा, काउंटर अपसाइड में 1255 1260 का टारगेट रहेगा और डाउन साइड में 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो सेकंड बाई कॉल वो इन्फोसिस में ओवरऑल जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग ऑफ द शो में कि आज के सेशन में हमने देखा तो एक आईटी पैक से एक अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है। सो मैं कहूँगा यहाँ से इन्फोसिस में एक लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में पिछले 2 हफ्तों में एक अच्छा खासा बेस बनाए काउंटर में वहाँ से एक रिवर्सल आते हुए देखने मिल रहा है। तो अपसाइड में 1510 के टारगेट के लिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है 1465 के स्टॉप लॉस लगाकर। ऑलराइट, तो ये 2 कॉल्स अमित की तरफ से आती हुई। इन्फोसिस, जी हाँ, हम आईटी सेक्टर पे आपसे बात ही करने वाले थे, पर देखिए आप ही की तरफ से कॉल आ गया इन्फोसिस और साथ ही उनो मिंडा ऑटो एंसिलरी स्पेस से फिलहाल अमित को पसंद आ रहा है। अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू।